10 नेता जिन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री बनाया गया। नंबर 10 गुलजारी लाल नंदा। ये वाला नाम सुनकर आधे लोग सोचेंगे कि ये कौन है। 27 मई 1964 की शाम जवाहरलाल नेहरू अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश रो रहा था और कांग्रेस में एक अजीब सन्नाटा था। सन्नाटा इसलिए था कि नेहरू गए, सन्नाटा इसलिए था कि अब कौन। उस वक्त कांग्रेस में कोई तैयार नेता नहीं था। शास्त्री जी का नाम चल रहा था लेकिन बात पक्की नहीं हुई थी और प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रह सकता था। तो गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कहा गया, बस आप संभालिए। नंदा जी ने संभाला, फिर शास्त्री जी आए। अब सुनिए असली बात। यही हुआ दूसरी बार भी। जनवरी 1966 ताशकंद में शास्त्री जी अचानक चल बसे। फिर वही सवाल, अब कौन? फिर वही जवाब, नंदा जी। 2 बार 2 अलग अलग मौकों पर भारत के प्रधानमंत्री और दोनों बार उनकी एक ही भूमिका थी, पद को खाली ना रहने देना। यानी नंदा जी एक इंसान नहीं थे, एक जरूरत थे। लेकिन रुकिए, जो बात अभी बताने वाले हैं वो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ी। नंदा जी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद दिल्ली में कोई सरकारी बंगला नहीं लिया, कोई सुरक्षा नहीं मांगी। अहमदाबाद में एक छोटे से किराए के घर में रहे। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला और उस वक्त उनकी उम्र थी 99 साल। वो नेता जिसे टेम्पररी समझा गया, उसने 99 साल जीकर साबित किया कि लोकतंत्र परमानेंट होता है। अब नंबर 9 पर जो नेता है उसकी कहानी में एक ऐसा राज है जो आज भी सुलझा नहीं, 60 साल से। नंबर 9 लाल बहादुर शास्त्री। एक सवाल, अगर कोई आपसे कहे हम तुम्हें नेता बना रहे हैं लेकिन असल में हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे, तो आप क्या करेंगे? शास्त्री जी ने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को चौंका दिया। 1964 नेहरू जी के जाने के बाद कांग्रेस का सिंडिकेट यानी पार्टी के असली ताकतवर नेता डरे हुए थे। डर यह था कि कोई बहुत मजबूत नेता आ गया तो हम बेकार हो जाएंगे। तो उन्होंने देखा शास्त्री जी को, छोटे कद के, शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले। सिंडिकेट ने सोचा यह हमारी बात मानेगा, और यहाँ से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। सोचा नया प्रधानमंत्री कमजोर होगा, घबरा जाएगा। शास्त्री जी ने लाहौर की तरफ फौज भेज दी। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी, दुनिया को भी नहीं। और अब वो बात जो आज भी अनसुलझी है। 11 जनवरी 1966 ताशकंद युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर के कुछ ही घंटे बाद शास्त्री जी नहीं रहे। उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर RN चुघ को उस रात बुलाया ही नहीं गया। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपनी मृत्यु तक कहा उन्हें जहर दिया गया था। सब पर नीले निशान थे, कोई जांच नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम नहीं। 60 साल बाद भी ताशकंद की वो रात एक अनसुलझी कहानी है। जय जवान जय किसान, और जय वो सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं आया। अब नंबर 8 पर जो नेता है उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था, और जिसने यह नाम दिया था उसी को सबसे ज्यादा पछतावा हुआ। नंबर 8 इंदिरा गांधी, गूंगी गुड़िया। यह नाम दिया था कांग्रेस के उन्हीं नेताओं ने जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। सोचिए जरा, जिस इंसान को कठपुतली बनाने के लिए कुर्सी दे रहे हों उसे ही गूंगी गुड़िया कह रहे हों। यह या तो बड़ी हिम्मत थी या बड़ी बेवकूफ़ी। जो हुआ आगे वो इतिहास जानता है। जनवरी 1966 शास्त्री जी के जाने के बाद सिंडिकेट फिर बैठा। मोरारजी देसाई का नाम उठा लेकिन सिंडिकेट को डर था, देसाई बहुत मजबूत थे। तो इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी, नाम बड़ा अनुभव कम। सिंडिकेट ने सोचा हम पीछे से चलाएंगे। इंदिरा जी ने 3 साल में सिंडिकेट को ही तोड़ दिया। 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। असली कांग्रेस किसकी थी? वो जिसे गूंगी गुड़िया कहा था उसकी। अब वो बात जो शायद आप नहीं जानते। 1971 के युद्ध में जब भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना सबसे बड़ा युद्धपोत USS एंटरप्राइज भेजा। जवाब में सोवियत संघ ने अपने युद्धपोत भेजे अमेरिका के सामने। इंदिरा जी नहीं झुकी, पर आज मैं झुकेगा नहीं। 13 दिन में युद्ध खत्म। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी देश का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। जिस गूंगी गुड़िया को कंट्रोल करने का सपना देखा था उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। नंबर 7 पर वो नेता है जो उस रात प्रधानमंत्री बने जब पूरा देश रो रहा था और उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। नंबर 7 राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 दोपहर करीब 1 बजे इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी। उस वक्त राजीव गांधी कहाँ थे? वो पश्चिम बंगाल में एक दौरे पर थे। याद रखें, राजीव गांधी पेशे से इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे। खबर मिली दिल्ली लौटे और उस रात उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। 40 साल के राजनीति में सिर्फ 3 साल का अनुभव। कांग्रेस के पास कोई और रास्ता नहीं था। गांधी परिवार का नाम चाहिए था और उस वक्त सिर्फ राजीव बचे थे। विरोधियों ने कहा सहानुभूति की लहर पर जीते, कुछ नहीं कर पाएंगे।
1984 के चुनाव में कांग्रेस को मिली 404 सीटें, आज तक का रिकॉर्ड। और अब वो बात जो बहुत कम लोग जोड़कर देखते हैं, राजीव गांधी ने 1986 में सैम पित्रोदा के साथ मिलकर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सी डॉट शुरू किया। उस समय भारत में एक टेलीफोन लगवाने के लिए 7 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता था। आज भारत में 115 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल उपयोगकर्ता हैं। यह नींव राजीव गांधी ने रखी थी। उन्होंने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की 1988 में। जो खुद अनुभवहीन था, उसने करोड़ों युवाओं को वोट का अधिकार दिया। और 1991 में श्रीलंका में शांति सेना भेजने के जो फैसले उन्होंने किए, वही उनकी जान की कीमत बनी। नंबर 6 पर जो नेता है, उनकी कहानी शायद इस पूरी सूची में सबसे अजीब है, क्योंकि वो एक भी दिन संसद नहीं गए और फिर भी प्रधानमंत्री रहे। नंबर 6, चरण सिंह। एक सवाल, क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना कर सकते हैं जो अपने पूरे कार्यकाल में एक भी दिन संसद न गए हों? नहीं ना। तो मिलिए चरण सिंह से। 1979, जनता पार्टी टूट चुकी थी, मोरारजी देसाई जा चुके थे और इंदिरा गांधी बाहर से मुस्कुरा रही थी। इंदिरा जी ने चरण सिंह को बाहर से समर्थन दिया, यानी सरकार में शामिल हुए बिना। क्योंकि उन्हें जल्दी चुनाव चाहिए था और उसके लिए पहले एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो खुद गिरे। 28 जुलाई 1979 को चरण सिंह ने शपथ ली। संसद का सत्र बुलाया गया। उससे पहले ही इंदिरा जी ने समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह ने इस्तीफा दिया, बिना एक भी दिन संसद गए। 170 दिन का प्रधानमंत्री काल राजनीति में से कहते हैं इस्तेमाल, लेकिन असली कहानी उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले की है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन जब हुआ, उसमें चरण सिंह की भूमिका सबसे बड़ी थी। लाखों किसानों को जमीन मिली, वो जमीन जो पीढ़ियों से उनके हाथ में थी, लेकिन मालिकाना हक नहीं था। चरण सिंह ने वो दिलाया। 2001 में भारत सरकार ने उनकी जयंती 23 दिसंबर को किसान दिवस घोषित किया। जिस प्रधानमंत्री को संसद में जाने का मौका नहीं मिला, उसके नाम पर आज पूरा देश किसान दिवस मनाता है। और अब नंबर 5, यह वाला नेता सिर्फ 7 महीने रहा, लेकिन इन 7 महीनों में उसने एक ऐसा काम किया जिसके बिना 1991 के सुधार होते ही नहीं। नंबर 5, चंद्रशेखर। यह नाम सुनते ही बहुत से लोगों को याद आता है। हाँ, वो जिनके घर के सामने से जासूसी हो रही थी। हाँ भाई, लेकिन उससे भी बड़ी कहानी है। नवंबर 1990, बीपी सिंह की सरकार गिरी। देश में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी। चंद्रशेखर के पास थे महज 64 सांसद, कांग्रेस के पास 415। फिर भी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के बाहरी समर्थन से। और सबने सोचा यह सरकार 1 महीने भी नहीं चलेगी। 7 महीने चली, लेकिन इन 7 महीनों में एक ऐसा काम हुआ जो शायद भारत की सबसे बड़ी आर्थिक आपदा को रोक गया। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। 1991 की शुरुआत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि हम सिर्फ 2 हफ्ते के आयात का खर्च उठा सकते थे। देश दिवालिया होने की कगार पर था। चंद्रशेखर सरकार ने क्या किया? 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा। 47 टन सोना स्विट्जरलैंड के एक बैंक के पास। कुल मिलाकर 60 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया। देश बचा। उस वक्त विरोधियों ने कहा, सोना गिरवी रख दिया, देश बेच दिया। लेकिन अगर वो सोना नहीं रखते तो जो आर्थिक सुधार नरसिम्हा राव ने किए वो होते ही नहीं। चंद्रशेखर ने वो आग बुझाई जो दिखती नहीं थी और जिसका श्रेय उन्हें कभी नहीं मिला। नंबर 4 पर जो नेता है, वो उस दिन प्रधानमंत्री बने जब वो राजनीति छोड़ने वाले थे। सामान बंद चुका था और तभी फोन आया। नंबर 4, पीवी नरसिम्हा राव। 21 मई 1991, तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा। राजीव गांधी और एक धमाका। पूरा देश सदमे में। उस वक्त हैदराबाद में एक 71 साल का नेता अपने सामान बांध रहा था। राजनीति से संन्यास लेने का फैसला हो चुका था। तभी फोन आया, आपको प्रधानमंत्री बनना है। पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें किसी ने पहली पसंद नहीं चुना था। और अब वो बात जो आपको हैरान कर देगी। नरसिम्हा राव 17 भाषाएं जानते थे। तेलुगु, हिंदी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, ओडिया, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इतालवी और कुछ और। वो एक उपन्यासकार भी थे। उन्होंने खुद द इनसाइडर लिखा था। यह वही आदमी था जिसे लोग कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे थे और इसी कमजोर प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। 1991 का बजट, लाइसेंस राज खत्म, अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी निवेश आया। आज भारत जिस आर्थिक ढांचे पर खड़ा है, उसकी नींव 1991 में रखी गई थी, नरसिम्हा राव ने रखी थी। लेकिन अंत में एक बात, नरसिम्हा राव की मृत्यु 2004 में हुई। कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया। पार्थिव शरीर हैदराबाद भेजा गया। जिस नेता ने पार्टी को सबसे मुश्किल वक्त में बचाया, उसी पार्टी ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। नंबर 3 पर जो नेता है, वो संसद में सो जाते थे, सच में, कैमरे के सामने, और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। नंबर 3, एच.डी. देवेगौड़ा। ठीक है, इस नेता के बारे में एक बार सीधे बोल देते हैं, वो संसद में सो जाते थे। हाँ, कैमरे के सामने। सरकारी कार्यक्रमों में तस्वीरें मौजूद हैं। और इसी इंसान को 1996 में भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। संयुक्त मोर्चा, 13 दलों का गठबंधन,
सब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए किसी का नाम पक्का नहीं हो रहा था। जब सब एक दूसरे को पीएम बनने से रोक रहे थे, तब देवेगौड़ा जी का नाम आया। इसलिए नहीं कि वो सबकी पहली पसंद थे, बल्कि इसलिए कि उनसे किसी को खतरा नहीं था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम नहीं। और अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, देवेगौड़ा जी राजनीति में आने से पहले निर्माण ठेकेदार थे। एक ठेकेदार से प्रधानमंत्री तक, और उनके कार्यकाल में ही बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो दशकों से अटकी हुई थी। अब यह सुनिए, और यह सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। 2019 में 86 साल की उम्र में देवेगौड़ा जी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। 2026 में उनकी उम्र है 93 साल, और वो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। जिसे संसद में सोते हुए देखा जाता था, वो भारतीय राजनीति में सबसे लंबे समय तक सक्रिय नेताओं में से एक है। नंबर 2 पर जो नेता है, उनका घर एक ऐसी जगह था जो अब पूरे दूसरे देश में है, और उसी नेता ने पड़ोसी देशों से दोस्ती की सबसे बड़ी नीति बनाई। नंबर 2, इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल जी का जन्म हुआ था झेलम में, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे में वो सब कुछ छोड़ आए थे, और उसी इंसान ने प्रधानमंत्री बनकर कहा, पड़ोसी देशों से बिना शर्त दोस्ती। यह सिर्फ नीति नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की सोच थी जिसने खुद अपना घर खोया था। 1997 में देवेगौड़ा जी को हटाया गया। संयुक्त मोर्चा फिर उलझी। गुजराल जी को इसलिए चुना गया क्योंकि वो कम विवादास्पद थे, यानी फिर वही मजबूरी। लेकिन इस मजबूरी के बावजूद गुजराल सिद्धांत आया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी से संबंध बेहतर करो, बिना किसी शर्त के। और अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी ने गुजराल जी को सूचना मंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि उन्होंने संजय गांधी के निर्देशों पर चलने से साफ मना कर दिया था। जो नेता आपातकाल में सत्ता के आगे नहीं झुका, वही एक दिन प्रधानमंत्री बना। उनका कार्यकाल 1 साल से भी कम रहा, लेकिन गुजराल सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति में बहस का विषय है। और अब नंबर 1, यह वाला नेता इस पूरी सूची में सबसे अलग है, क्योंकि बाकी सब किसी न किसी चुनाव में जीते थे, यह नहीं जीते, एक भी बार नहीं। नंबर 1, मनमोहन सिंह। 2004 कांग्रेस ने चुनाव जीता, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तभी विवाद उठा विदेशी मूल। सोनिया गांधी ने खुद कहा, मेरी आत्मा यह पद स्वीकार करने से मना करती है, और मनमोहन सिंह का नाम आया। अर्थशास्त्री, राज्यसभा सांसद, कभी लोकसभा नहीं जीते। 1999 में दक्षिण दिल्ली से लड़े थे, हारे, और यही इंसान 10 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, 2004 से 2014 तक। अब वो बात जो शायद आप पूरी तरह नहीं जानते, मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था गाह गांव में, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है। बंटवारे के वक्त उनकी उम्र थी 15 साल। उन्होंने मीलों पैदल चलकर पढ़ाई की, कैम्ब्रिज से पढ़े, ऑक्सफोर्ड से पढ़े। 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने, तो बजट भाषण में उन्होंने एक पंक्ति कही थी, किसी भी शक्ति का इरादा उस विचार को नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। और उस एक बजट ने भारत की दिशा बदल दी। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौता किया, जिसने भारत को दुनिया में परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दिलाई। मनरेगा, ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी, सूचना का अधिकार, यानी आम आदमी सरकार से सवाल पूछ सकता है। 2004 से 2014 के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 7 से 8% रही। और जो लोग उन्हें रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री कहते थे, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि व्यक्तिगत ईमानदारी पर उनके ऊपर कभी कोई मामला नहीं आया। मनमोहन सिंह का निधन हुआ 26 दिसंबर 2024 को, 91 साल की उम्र में। वो नेता जो एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सका, उसने 10 साल तक 130 करोड़ लोगों के देश को चलाया।